नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर गाड़ी में जो लोग काफी देर से वेट कर रहे थे कि उन्हें अंदर से कुछ तो इशारा मिलेगा, तभी वो यहाँ पर काफी देर के वेट के बाद वो यहाँ पर अभी से घर में आ गए थे। जैसे ही वहाँ पर वो यहाँ पर सब लोगों को मार काट करके वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो वो यहाँ पर अब एक शख्स उस रूम को दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है। तो वहाँ पर अंजलि मामी के गले पर एक शख्स यहाँ पर चाकू को लगा कर खड़ा हुआ था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद यशवंत मल्होत्रा था। अब यहाँ पर जो शख्स अब अंजलि मामी को बचाने के लिए आया था वो यहाँ पर सबसे पहले अंजलि मामी को इशारे में बात करने के लिए कहता है। इधर अंजलि मामी यानी कि यहाँ पर रानी यानी कि यहाँ पर भाग्यश्री जो कि अब ये सब कुछ देख लेती है, वो भी यहाँ पर हाँ में अपने सिर हिलाती है। और इधर जैसे ही अभी ये शख्स जो यहाँ पर उन्हें बचाने आया था वो एक लंबी जंप लेता है तो वो अंजलि मामी नीचे बैठ जाती है और यशवंत मल्होत्रा सीधे ही जमीन पर गिरता है। इधर ये शख्स अब अंजलि मामी से कहते हैं कि तुम नीचे जाकर संभालो, हमारे बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तो भी यहाँ पर अंजलि मामी भी कहती है मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम्हें बस इसका ख्याल रखना है। अपने ही जाल में ये फंस गया, ही नीड्स किंग स्पेशल ट्रीटमेंट। इस बात पर वो शख्स कहता है डोंट वरी, मैं यहाँ पर आया ही स्पेशली इनके लिए ही हूँ। तुम जाओ अभी और हाँ अपना ख्याल रखना। यहाँ पर ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी यशवंत मल्होत्रा भी यहाँ पर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। यशवंत अब यहाँ पर इन दोनों के ऊपर टोंट कसते हुए ही कहते हैं आई एम इम्प्रेस, बहुत पुराना याराना है तुम दोनों का, मानना पड़ेगा। इधर यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अंजलि मामी अब उनके पास जाती है और वो भी यहाँ पर एक जोर का थप्पड़ अब उसके मुंह पर मारते हुए ही कहती है शुक्र मना तू कि तेरी मौत रानी साहिबा ने तय की है, वरना जो तुम्हारे कर्म है ना, तेरी मौत तो हमारे किंग के हाथों ही होनी तय थी। और तुझे क्या लगता है तेरी नजर मुझ पर थी? नोट एट ऑल। मैं तुम्हारी गलत फहमी को दूर कर देती हूँ। तुमने मुझे अपने प्लान में नहीं फंसाया है मिस्टर यशवंत मल्होत्रा। मैं खुद तुम्हारे प्लान का हिस्सा बनी हूँ ताकि तुम लोगों की असलियत हमारे सामने आ सके और वो भी अपनी मर्जी से। हमारी नजर सिर्फ तुम लोगों पर ही थी। शादी की आड़ में तुम लोग क्या करने का प्लान कर रहे थे ये हमें अच्छी तरह से पता है। इस बात की खबर तो हमें बहुत पहले ही लग गई थी, लेकिन वो क्या है ना कि तुम लोगों के ने जो यहाँ पर अपने चेहरे पर एक फैमिली की सिंपैथी का एक मुखौटा पहना हुआ था, बस उसे उतारना बाकी था। अब तेरे साथ हम वही करेंगे जो हमारे युवराज के साथ किया गया था। ये कहते हुए ही वो शख्स को देखकर कहती है आज अगर रानी साहिबा की बात गलत साबित भी हो जाए ना तो कोई गम नहीं है, लेकिन हाँ आज ये शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब ये सुनते ही वो शख्स जो कि कोई और नहीं बल्कि ये शख्स अरुण कोटी भास्कर थे। इसलिए भी यहाँ पर अरुण कोटी भास्कर कहते हैं तुम चिंता मत करो, इस इंसान का हाल तो बहुत ही बुरा होने वाला है। ये सुनते ही अंजलि मामी कहती है तो करें शुरू, तुम इसे दर्द दो और मैं इसका इलाज करूंगी, और वो भी इसे बिना एंथीसिया दिए, क्योंकि अब आएगा इस खेल में मजा। अब ये सुनते ही यशवंत मल्होत्रा कहते हैं तुम दोनों इंटेलिजेंट हो, मानना पड़ेगा, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं हो। मैं अभी भी तुम दोनों पर भारी हूँ। मैंने अपने फोन की लोकेशन अपने बेटे को पहले ही भेज दी थी और मैंने उसे ये भी कह दिया था कि वो मुझे ठीक 4 बजे यहाँ से आकर ले ले। अब देखना समय दूर नहीं है, वो मुझे लेने के लिए यहाँ पर आ ही रहा होगा। और देखना फिर मैं अपने बेटे को बताऊंगा कि उसकी पत्नी की आशिकों की कमी नहीं है इस दुनिया में। अरे एक वो राजीव कम था क्या? हाँ पहले तो वो राजीव और अब एक ये और आशिक।
जो भी तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया है। शक तो मुझे पहले ही चल था तुम्हारे ऊपर। और ये कहते हुए ही अब वो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि यशवंत को अभी भी यही लग रहा था कि जो औरत उसके सामने खड़ी थी वो सच में अंजलि मल्होत्रा ही थी। वो भी इस चीज़ पर खुश हो रहा था कि जब किशन यहाँ पर आएगा तब अंजलि क्या करेगी। तो अब उन्हें देखकर अब यहाँ पर अरुण कोटी भास्कर को अब गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी ये हंसी उसके कानों में यहाँ पर गूंज रही थी। इसलिए वो यहाँ पर अपने गुस्से में एक जोर का पंच उसके मुंह पर मारते हुए ही कहते हैं, तेरी मौत तो आज मेरे हाथों ही होगी यशवंत। अब अरुण की इस बात पर यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि तुम अब तक सर जी की प्लानिंग से अभी भी अनजान हो। वैसे क्या बात है, किंग के फाइटर यहाँ पर आए हैं और वो भी अंजलि को बचाने के लिए, मानना पड़ेगा। यशवंत की इस बात पर अब अरुण कोटी भास्कर कहते हैं, अंजलि हम इसे मार नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम इसके साथ भी वही करेंगे जो कि इंद्रजीत पीरामल के साथ किया गया था। क्या वो अभी तुम्हारे पास है? अब अरुण की इस बात पर अंजलि मामी कहती है, वो किंग का काम है, महारानी का नहीं, और मैं महारानी की असिस्टेंट हूँ। ये सुनते ही अब यशवंत मल्होत्रा बस फटी हुई आंखों से ही उन दोनों को ही देख रहे थे कि आखिर ये बातें क्या कर रहे हैं, क्योंकि यशवंत की नज़र में अभी भी यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा थी, ये अंजलि मल्होत्रा ही थी। लेकिन अभी जो अंजलि ने अपने मुंह से कहा कि वो महारानी की असिस्टेंट है, ये सुनकर वो हैरान थे। और अब वो हैरानी में ही कहते हैं, इसका मतलब कि अंजलि महारानी की असिस्टेंट है? क्या कहना चाहती हो तुम? यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा ने ये कहा ही था कि तभी अरुण कोटी भास्कर अब अपनी पॉकेट से अब अचानक से कुछ निकालकर अब उसे अपने हाथों में ले लेते हैं। और अब वो जल्दी से ये कुछ और नहीं बल्कि ये एक इंजेक्शन था। इधर उस इंजेक्शन को देखकर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मेरे अंदर यहाँ पर उन्होंने अभी इतना कहा ही था कि इससे आगे वो बोल ही नहीं पाते, क्योंकि तभी वहां पर एक जोर का बम ब्लास्ट की आवाज आती है। और जैसे ये बम ब्लास्ट की आवाज यहाँ तक पहुंची तो ये सभी वहां पर अब शौक में चले जाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ एक लोकेशन पर जहाँ पर यशपाल अग्रवाल थे, जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोला तो यहाँ पर सामने देवराज गुलेरिया खड़े थे। देवराज गुलेरिया को देखकर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, तुम यहाँ पर इस वक्त? ये सुनते ही अब देवराज कहता है, आपने ही तो मुझे अलर्ट का साइन दिया था ना, तो मुझे तो यहाँ पर आना ही था। अब देवराज की ये बात सुनते ही यशपाल अग्रवाल कहते हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? अरे मैंने तुम्हें कोई भी साइन नहीं दिया है, कोई भी सिग्नल नहीं भेजा है, और वैसे भी मैं तुम्हें कोई भी साइन नहीं दूंगा। तुम सभी को बुलाने का मेरा अलग तरीका है, भला मैं तुम्हें ऐसे साइन से क्यों बुलाऊंगा? क्या वो तरीका तुम लोग भूल गए हो? यशपाल की इस बात पर अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, शायद आप सही कह रहे हैं, ये मेरी गलती है, ये हमारे लिए एक ट्रैप ही तो है। मुझे अभी के भी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मुझे ये साइन मिला है तो जरूर कोई हमें ट्रैप कर रहा है। ये सुनते ही यशवंत अग्रवाल अब यहाँ पर यशपाल अग्रवाल कहते हैं, रुको, अभी नहीं, पहले तुम अंदर आओ, क्योंकि देखो अगर तुम अभी ही यहाँ से जाओगे तो डेफिनेटली ये एक ट्रैप होगा, और मुझे पहले पूरी की पूरी सिचुएशन को समझने दो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो अब हमें हर स्टेप को सोच समझ कर चलना होगा। यशपाल अग्रवाल की ये बात सुनते ही अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, ठीक है, और वो अब यहाँ पर अंदर आ जाते हैं। उन्हें ऐसे देखकर अब यशपाल अग्रवाल यहाँ पर अब सोफे पर बैठ जाते हैं और इधर अपनी ही सोच में थे कि तभी उनकी नज़र यहाँ पर देवराज गुलेरिया के गले में पहने अब उस लॉकेट के ऊपर जाती है। उस लॉकेट को देख के अब यहाँ पर यशपाल अग्रवाल कहते हैं, ये लॉकेट तुम्हारे पास? देवराज, तुम्हारे पास ये लॉकेट कैसे आया? और अगर ये लॉकेट तुम्हारे पास आया भी है तो सबसे बड़ी बात ये है कि तुमने इसे पहना ही क्यों है? यशपाल की ये बात सुनते ही अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, तुम इस लॉकेट को देखकर इतना पैनिक क्यों कर रहे हो यार? और वो भी इस मामूली से लॉकेट के लिए? क्या बात है? ये कोई इतना बड़ा लॉकेट भी नहीं है जो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। मुझे इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। इस बात पर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, तुमसे बड़ा बेवकूफ तो कोई इंसान मैंने सच में देखा ही नहीं है देवराज। एक काम करो, पहले अभी के अभी इस लॉकेट को उतारो, वरना तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन हाँ आज
मौत तो मेरे ही हाथों से हो जाएगी, इसलिए तुझसे अभी जितना कहा गया है इसे अभी के अभी करो। ये सुनते ही अब देवराज गुलेरिया अब जल्दी से अपने गले के लॉकेट को अब निकाल देते हैं, लेकिन अब यशपाल की बात को सुनकर वो अभी भी हैरान थे कि आखिर इस मामूली सी लॉकेट से यशपाल इतना क्यों डर रहा है। लेकिन अभी क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे निकाल कर अब वो इस लॉकेट को सामने की टेबल पर रखते हैं और कहते हैं अब बोलो। यहाँ पर अब उनकी बात का जवाब इससे पहले के यशपाल अग्रवाल देते कि तभी उनकी नज़र यहाँ पर दरवाजे पर जाती है। जैसे ही वहाँ पर उनकी नज़र दरवाजे पर गई, क्योंकि यशपाल तो पहले ही चौकन्ना होकर बैठा हुआ था, तभी उन्हें दरवाजे के थोड़े से नीचे से, जहाँ से थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ था, वहाँ से अब उसे एक परछाई दिखाई देती है। यशपाल को जैसे ही ये परछाई दिखाई देती है तो यशपाल अब देवराज को यहाँ पर कुछ भी कहने से रोक देते हैं, क्योंकि यशपाल को शक हो जाता है कि बाहर कोई है जो उनकी बातों को सुन रहा है। और अब वो यहाँ पर जैसे ही यशपाल ने देवराज को ये इशारा किया तो देवराज भी बिल्कुल ही चुप हो जाता है और वो अब अपने कदमों को धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा देते हैं। वो काफी धीरे धीरे सोफे से उठकर जा रहे थे ताकि बाहर जो कोई भी है वो उसे रंगे हाथों पकड़ रख सकें। और वो जैसे ही अब दरवाजे के पास आते हैं तो वो अब जल्दी से कुछ पल के लिए तो यहाँ पर दरवाजे पर काफी साइलेंटली खड़े रहते हैं ताकि वो अनुमान लगा सके कि बाहर कौन है। लेकिन अब वो एक ही झटके से अब दरवाजे को खोल देते हैं। जैसे ही यहाँ पर यशपाल ने इस दरवाजे को खोला तो जैसे ही वो बाहर देखते हैं तो अभी बाहर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता, हालांकि उन्हें अंदर से बाहर परछाई नजर आ रही थी। इसलिए अब वो यहाँ पर जब उसे बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता तो अब यहाँ पर बाहर आकर वो थोड़ा सा अब इधर उधर अपने लेफ्ट राइट में देखते हैं कि शायद वहाँ से उन्हें कोई जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन वहाँ पर अभी भी कोई भी नहीं था। ये सब देखकर तो यशपाल अग्रवाल अब अपने मन में कहते हैं यहाँ पर कोई तो था, लेकिन कौन हो सकता है, और अगर यहाँ पर कोई था तो वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है। यही सोचकर अब वो यहाँ पर फिर से अंदर आ जाते हैं और बड़े ही ध्यान से अब दरवाजे को वो फिर से बंद कर देते हैं। यह दरवाजे को बंद करने के बाद यशपाल फिर से अपने रूम के सोफे पर आकर बैठ जाते हैं तो वहीं बाहर अब यहाँ पर एक पेड़ था। उस पेड़ के पीछे यहाँ पर दो शख्स खड़े थे। उन दोनों में से यहाँ पर एक शख्स अब एक लंबी सांसें ले रहा था और अब वो लंबी सांसें लेते हुए ही कहता है, थैंक यू, अगर तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आते तो मैं उनके सामने आ जाता। अरे तुमने सही समय पर मुझे बचा लिया और उसके बाद अगर मैं उन लोगों के सामने जाता तो वो लोग मेरे साथ क्या करते ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। मिस्टर रोहित मारवा, थैंक यू सो मच। अब ये सुनते ही अब रोहित कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता चला देवराज गुलेरिया यहाँ पर किससे मिलने के लिए आया है? क्योंकि तुम तो यहाँ पर उसका पीछा करते हुए ही आए थे ना। अब यहाँ पर जो शख्स पीछा करते हुए यहाँ पर आया था वो कोई और नहीं बल्कि मयूर गुलेरिया था। मयूर गुलेरिया हाउस से ही देवराज गुलेरिया का पीछा करते हुए ही आया था, क्योंकि उसे देवराज के ऊपर शक था। और यहाँ पर इस जैसे ही यशपाल ने दरवाजा खोला तभी रोहित मारवा ने मयूर को यहाँ पर खींचकर जल्दी से उसे एक पेड़ के पीछे ले गया था। इसलिए भी यहाँ पर रोहित की इस बात पर मयूर कहता है, अभी तक तो नहीं रोहित, मैं काफी देर तक यही जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर दादाजी यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन सॉरी, मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला, मैं पता ही नहीं लगा पाया। इस बात पर अब रोहित कहता है, कोई बात नहीं मयूर, मैं देखता हूँ कि वो यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हैं। रोहित की इस बात पर मयूर कहता है, आपने मुझे जो भी कहा था वो सब कुछ मैंने कर दिया है। वैसे मुझे दादाजी के इंटेंशन सच कहूँ तो कुछ सही नहीं लग रहे हैं, अब तो मुझे भी उनके ऊपर शक हो रहा है। मयूर गुलेरिया की इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है, तुम अभी चिंता मत करो मयूर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर जिससे भी मिलने के लिए आए हैं हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है।
ये कहते हुए ही अब रोहित अब अपनी कमर से अब रिवॉल्वर को निकालता है। तो वहीं मयूर भी, क्योंकि मयूर भी अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा से ही अपनी एक रिवॉल्वर अपने साथ रखता था, तो वो भी अब अपने रिवॉल्वर को निकाल कर अपने कपड़ों को उस कॉटेज की तरफ बढ़ा देता है, अपने कदमों को उस कॉटेज की तरफ बढ़ा देता है। इधर रोहित अब आगे था, तो वो वहीं मयूर भी अपने कदमों को धीरे धीरे से रखते हुए रोहित के ही पीछे चल रहा था। वो दोनों अभी आगे बढ़े ही थे कि तभी वहां पर अचानक से उस कॉटेज को अब यहाँ पर घेर कर कुछ लोग आ जाते हैं। उन्हें देखकर अब रोहित मयूर से कहता है, अलर्ट रहो। ये कहते हुए ही रोहित अब उनके ऊपर फायर कर देता है। तो वहीं मयूर भी अब इस फायरिंग में उनका साथ देता है और अब रोहित और मयूर ये दोनों ही एक पेड़ के पास छुप जाते हैं और वो दोनों ही यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करते हुए ही अब यहाँ पर फायर करते हैं। यहाँ रोहित मयूर से कहता है, अलर्ट रहना मयूर, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, खुद को सेफ रखना है। भले ही सामने वाला हमारी रिवॉल्वर से मरे या ना मरे, लेकिन हाँ, हमें सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है। रोहित की ये बात सुनते ही मयूर कहता है, मैं ठीक हूँ, और ये कहते हुए मयूर अब उन लोगों के ऊपर फायर कर रहा था। तो वहीं अंदर बैठे यशपाल अग्रवाल अब कहते हैं, देखा तुमने क्या कहा था मैंने, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है या तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यशपाल अग्रवाल की इस बात पर अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, आप सही कह रहे थे, लेकिन अब सवाल ये है कि अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें। ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ कि तुमने सही रहते तुम अलर्ट हो गए, वरना सच में आज तो हम पकड़े ही जाते। इस बात पर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, तुम रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। इतनी आसानी से तो मैं हमारे दुश्मनों को जीतने नहीं दूंगा। और ये कहते हुए वो अपनी ही सोच में चले जाते हैं, मानो वो यहाँ पर अब उसका अगला कदम क्या हो वो ये सोच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में रिया भी सिस्टम के पास बैठकर अभी उस गेम को ही ऑन कर देती है, क्योंकि रिया के लिए अब उस नेत्रा के इल्यूजन को खत्म करना बहुत ही जरूरी हो गया था। इस बार रिया उस गेम के सभी इंस्ट्रक्शन को बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगती है, ताकि इस बार उससे इस गेम को खेलने में कोई भी गलती ना हो। और अब वो इन्हें पढ़ते हुए अपने मन में कहती है, इस बार मैं हड़बड़ी में बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं करूंगी, बल्कि इस बार मैं पेशेंस के साथ अब सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ रही हूँ। तो वहीं इधर दूसरी तरफ अनंता आज किंग के रूम की तरफ जाने लगती है। इधर अनंता जैसे ही उनके रूम के बाहर आती है, तो अब वो किंग के रूम को नॉक करने लगती है। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला, तो सामने यहाँ पर आकांक्षा खड़ी हुई थी। कि आकांक्षा को सामने देखकर अब अनंता कहती है, क्या किंग अंदर है? अनंता की इस बात पर अब आकांक्षा भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है। आकांक्षा के इस रिएक्शन पर अनंता अब उस रूम के अंदर आ जाती है। तो जैसे ही अनंता यहाँ पर अंदर आती है, तो वो देखती है कि किंग यहाँ पर अपने कमरे में नहीं थे, बल्कि किंग अपने कमरे की बालकनी में खड़े हुए थे। इवन वो वहाँ पर खड़े होकर एक पंछी से बात कर रहे थे। उन्हें ऐसे बात करता हुआ देखकर अब अनंता बिना कुछ कहे ही उनके पास चली जाती है और अब उनके कंधे पर अब अपना हाथ रखती है।